अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद अशरफ। जी क्लास 9 टॉपिक हमारा चल रहा था 3.2। तो इसका आगे एक सब टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो जी स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। तो हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जी स्टूडेंट, पीछे हमने मोमेंटम के बारे में पढ़ा, फोर्स के बारे में पढ़ा। तो जी स्टूडेंट, अगर हम बात करें किसी भी बॉडी के मोमेंटम की, तो किसी भी बॉडी का जो मोमेंटम होता है वो उसके मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो जी स्टूडेंट, इसी तरह अगर हम किसी सिस्टम की बात करें तो सिस्टम क्या होता है, टू या टू से ज्यादा बॉडीज का जो ग्रुप होता है उसी को हम क्या बोलेंगे, एक सिस्टम बोलेंगे। अगर हम बात करें आइसोलेटेड सिस्टम की, तो आइसोलेटेड सिस्टम में भी कुछ ऑब्जेक्ट्स का यानी बॉडीज का ग्रुप ही होता है जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती। तो जी स्टूडेंट, अगर किसी सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती तो उसका जो मोमेंटम होगा वो हमेशा कंजर्व रहेगा। तो ऐसे ही सिस्टम का जो मोमेंटम होता है, इसी को एक्सप्लेन करते हुए, इसी को लेते हुए हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जिक्र करेंगे या इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो जी स्टूडेंट, आते हैं हम बुक की तरफ। 69 पेज है, तो इसका लिखा हुआ है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम, किसी भी सिस्टम का मोमेंटम डिपेंड ऑन इट्स मास एंड वेलोसिटी, उसके मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। अ सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ बॉडीज, सिस्टम क्या होता है, ग्रुप ऑफ बॉडीज होता है विद इन सर्टेन बाउंड्री, एक खास बाउंड्री यानी खास हदूद के अंदर। An isolated system is a group of interacting body। अगर हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो वो क्या होता है, इंटरेक्टिंग बॉडीज का ग्रुप होता है ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट, जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती। इफ नो अनबैलेंस और नेट फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम, अगर किसी सिस्टम के ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स या नेट फोर्स एक्ट ना करे, देन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 3.14 इट्स मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। यानी 3.14 इक्वेशन क्या है हमारे पास, जो हमने पीछे फोर्स एंड मोमेंटम वाले टॉपिक को डिस्कस करते हुए एक रिलेशन फाइंड किया था, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल टू एफ। यानी इसी इक्वेशन को वो 3.14 कहता है। इस इक्वेशन के मुताबिक उस सिस्टम का जो मोमेंटम होगा वो हमेशा कंजर्व रहेगा। तो जी स्टूडेंट, अगर हम बात करें दस द मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो मोमेंटम होता है इज ऑलवेज कंजर्व। दिस इज द लॉ ऑफ मोमेंटम। तो इसी को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहेंगे। इट स्टेट दैट हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को बयान कर सकते हैं। द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो मोमेंटम होता है ऑफ टू और मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडी, यानी दो या दो से जायद आपस में टकराने वाले ऑब्जेक्ट्स अजसाम का जो मोमेंटम होता है रिमेन कांस्टेंट, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। इसी को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। तो जी स्टूडेंट, अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आए तो मुख्तलिफ एग्जांपल्स की मदद से वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को एक्सप्लेन करता है। तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो एयर फिल्ड बैलून की वो बात करता है। तो पहली एग्जांपल है एयर फिल्ड बलून। तो जी स्टूडेंट, अगर हम इसकी बात करें तो अगर हमारे पास एक बलून है जिसके अंदर हमने एयर को फिल किया हुआ है, तो जब हम अपने हाथ में उसको पकड़ते हैं, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास बलून है जिसके अंदर हमने क्या किया है जी, एयर को फिल किया हुआ है, एयर पार्टिकल है इसके अंदर।
तो जी स्टूडेंट, जब हमारे हाथ में ये एयर फिल्ड बालून होगा तो ये कभी भी मूव नहीं करेगा और ये ऐसे ही रहेगा, और ये जो इसके अंदर एयर है या ये बलून है, ये एक सिस्टम बना रहा है। तो इस तरह स्टूडेंट, जब हमारे हाथ में होगा तो हवा इसमें से खारिज नहीं होगी और इस तरह ये रेस्ट में रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि इस सिस्टम का जो मोमेंटम है वो इनिशियली 0 होगा। अगर हम इसको छोड़ते हैं तो इसके अंदर जो हवा होगी, एयर होगी, वो बाहर की तरफ खारिज होगी। तो इस तरह अगर हम इसको ओपन करते हैं, छोड़ते हैं, तो जो इसके अंदर हवा होगी, ये जो बलून है वो बलून से एयर बाहर की तरफ खारिज होना शुरू होगी। और इस तरह बलून ने इस एयर के ऊपर एक्शन किया है न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक। ये जो बाहर एयर खारिज होती है तो ये भी इसके ऊपर एक रिएक्शन की फोर्स लगाएगी, जिस वजह से ये बलून जो है वो पीछे की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। तो जी स्टूडेंट, अगर हम बात करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, तो पहले जब हमने इसको पकड़ा हुआ था तो हवा जब इसमें से खारिज नहीं हो रही थी तो टोटल जो मोमेंटम था वो हमारे पास 0 था। जब इसमें से एयर जब खारिज होती है तो ये इस एयर के खारिज होने की वजह से ये बलून जो है वो मूव होना शुरू होता है, मूव करता है। जब ये मूव करेगा तो ये कुछ ना कुछ इसका मोमेंटम होगा। लेकिन अगर हम बात करें पूरे सिस्टम की, तो जो बाहर एयर खारिज हुई है उसका भी कुछ मोमेंटम होगा, बलून का भी कुछ मोमेंटम होगा। तो टोटल हम अगर कलेक्ट करें, ऐड करें, तो पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम होगा वो 0 के इक्वल ही होगा। तो इस तरह हम कहेंगे कि किसी भी सिस्टम का जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है। तो अब हम आते हैं बुक की तरफ। तो इसमें इसी एग्जांपल को उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। कंसीडर द एग्जाम्पल ऑफ एन एयर फिल्ड बलून। अगर हम एयर फिल्ड बलून की बात करें, एज डिस्क्राइब अंडर द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसको बयान किया गया है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक। इन दिस केस, तो इस केस में बलून एंड द एयर इनसाइड इट फॉर्म अ सिस्टम। तो यही मैंने बच्चे बोला है, जो इसके अंदर एयर है और या बलून है, ये एक सिस्टम बनाता है। बिफोर रिलीजिंग द बलून, बलून को छोड़ने से पहले, द सिस्टम वाज एट रेस्ट, तो सिस्टम क्या होगा, रेस्ट में होगा, यानी मूवमेंट में नहीं होगा। एंड हेंस द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम वाज 0, तो इनिशियल मोमेंटम हमेशा क्या होगा, 0 होगा। एज सोन एज बलून इज सेट फ्री, यूं ही बलून को छोड़ा जाएगा, यूं ही बलून को फ्री किया जाता है। एयर एस्केप आउट ऑफ इट वाज विद सम वेलोसिटी, जो इसके अंदर एयर होगी वो खारिज होगी कुछ वेलोसिटी के साथ। द एयर कमिंग आउट ऑफ इट्स पोजेस मोमेंटम, जो एयर बाहर खारिज होती है तो वो कुछ इसका मोमेंटम बन जाता है, कुछ मोमेंटम पोजेस करती है। टू कंजर्व मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए, यानी मोमेंटम को बरकरार रखने के लिए, द बलून मूव इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ एयर रशिंग आउट, जो एयर खारिज होती है इसके ऑपोजिट साइड पे बलून क्या करेगा, मूव करना शुरू करेगा, मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए, मोमेंटम को कायम रखने के लिए। तो जी स्टूडेंट, एक और एग्जांपल हम लेते हैं स्फीयर वाली, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो सेकंड एग्जांपल है स्फीयर में टू स्फीयर। तो स्फीयर की अगर बात करें तो ये भी, इसमें भी टू स्फीयर जो है वो आपस में अगर हम उसको मूव करवाएं तो एक सिस्टम बनता है जो कि आइसोलेटेड सिस्टम है। और इसमें भी अगर मोमेंटम की चेंजिंग होती है तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम जो होगा वो दोनों का सेम होगा। तो जी स्टूडेंट, हम क्या करते हैं, टू स्फीयर को लेते हैं जो कि एक आइसोलेटेड सिस्टम है। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास स्फीयर है जिसका मैस m1 है। इसी तरह एक और हम स्फीयर लेते हैं जिसका मैस क्या है जी, m2 है हमारे पास।
एक स्फीयर जिसका मैस m1 है उसकी वेलोसिटी जो है वो u1 है, u1 वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। इस तरह जो m2 स्फीयर है वो u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो जी स्टूडेंट जब ये आपस में इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, इसकी वेलोसिटी कम है, यानी अगर हम इसकी वेलोसिटी ज्यादा करते हैं, इसकी वेलोसिटी कम करते हैं, तो कुछ देर के बाद, कुछ लम्हे के बाद, कुछ वक्त के बाद ये जो बॉल है, ये स्फीयर है, ये इसके साथ हिट करेगा या टकराएगा। तो जी स्टूडेंट कुछ इसको हम ए डायग्राम का नाम देते हैं, बी डायग्राम की तरफ बनाते हैं इसको। तो ये जो बॉल है कुछ वक्त के बाद ये आपस में टकराएगी, m1 है, ये m2 है। जब ये आपस में टकराएगी तो स्टूडेंट आपने न्यूटन थर्ड लॉ को पहले पढ़ लिया है, तो हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। अब अगर ये बॉडी, ये स्फीयर जिसका मैस m1 है, ये इसके ऊपर एक्शन करती है, तो यकीनन ये जो मैस m2 है ये भी इसके ऊपर एक रिएक्शन की फोर्स लगाएगा। तो इट मीन टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी जो होंगी वो चेंज होंगी और फिर ये v1 और v2, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं टकराने के बाद उनकी वेलोसिटी v1 और v2 बन जाती है। तो फिर यही जो टू बॉल्स हैं, टू स्फीयर हैं, ये v1 और v2 वेलोसिटी से मूव करना शुरू करेगा। तो इसी तरह सी डायग्राम कुछ इस तरह बनाते हैं हम। तो ये हमारे पास बॉल यही है जिसका मैस m1 है, और यही हमारे पास एक बॉल है जिसका मैस m2 है, और ये फिर v1 वेलोसिटी से मूव करना शुरू करेगा यानी टकराने के बाद, और ये v2 वेलोसिटी से मूव करना शुरू करेगा। तो जी स्टूडेंट अब हम आते हैं बुक की तरफ। अब हम अगर बात कर लें इनिशियल मोमेंटम की, तो अगर हम इसका मोमेंटम इनिशियल फाइंड करना चाहें, ये मूव कर रहा है v1 वेलोसिटी से, तो इसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा जी, m1u1, ये हमारे पास इनिशियल मोमेंटम है। अब आपने पहले पढ़ लिया है कि जो मोमेंटम होता है वो मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। तो इट मीन इस बॉल का मैस m1 है और वेलोसिटी इसकी u1 है। इट मीन जो मोमेंटम होगा इसका इनिशियल वो होगा m1u1। तो इसी तरह इसका क्या होगा मोमेंटम, m2u2, ये हमारे पास क्या है जी, इनिशियल मोमेंटम है। अगर हम पूरे सिस्टम का मोमेंटम का जिक्र करें तो इनको हम ऐड करेंगे तो टोटल सिस्टम का मोमेंटम बनेगा। तो इसी तरह जब ये हिट करता है, हिट करने के बाद इसकी वेलोसिटी चेंज होती है, तो तब अगर हम इसका मोमेंटम फाइंड करना चाहते हैं तो आफ्टर कोलिजन, यानी टकराने को हम कोलिजन भी बोलते हैं, कोलिजन के बाद, टकराने के बाद जो इसका m1 मैस वाले स्फीयर का मोमेंटम होगा वो हमारे पास होगा m1v1। और इसी तरह अगर हम इस बॉल की, इस स्फीयर की बात करें तो इसका मोमेंटम होगा m2 और इसकी वेलोसिटी क्या बनी है v2, तो v2। अगर टोटल सिस्टम का मोमेंटम करें तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास टोटल मोमेंटम बनेगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक अगर कोई सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम है तो उसमें अगर कोई चेंजिंग होती है, अगर वो मिसाल के तौर पे ये स्फीयर आपस में टकरा जाते हैं, टकराने के बाद, टकराते वक्त ये जो टोटल मोमेंटम होगा वो हमेशा कंजर्व रहेगा, कायम रहेगा, एक जैसा रहेगा, बराबर होगा। तो इसी तरह हम आते हैं बुक की तरफ। तो स्टूडेंट इसी एग्जांपल को उसने एक्सप्लेन किया हुआ है, लिखा हुआ कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू स्फीयर ऑफ मैस m1 एंड m2। हमारे पास एक सिस्टम है टू स्फीयर का जिसका मैस m1 है और m2 है, जैसा कि मैंने डायग्राम में स्टूडेंट बनाया हुआ है। तो इसी तरह लिखा हुआ है दे आर मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, और ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं विद इनिशियल वेलोसिटीज u1 एंड u2 सच दैट, इस तरह u1 इज ग्रेटर देन u2, इस तरह ये इनकी वेलोसिटी है और ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं कि u1 जो है वो हमेशा u1 ग्रेटर देन है u2 से, यानी u1 वेलोसिटी जो है वो ग्रेटर है u2 वेलोसिटी से। अगर ये वेलोसिटी इसकी ज्यादा है तो कुछ देर के बाद यकीनन इसके साथ हिट करेगी। तो स्फीयर ऑफ मैस m1
अप्रोचेस द mass ऑफ m2, तो स्फीयर mass m1 है जिस स्फीयर का, वो अप्रोच करेगा यानी इसके करीब आएगा। एज दे मूव, जैसे ही ये मूव करेंगे, तो इस तरह हम लिख सकते हैं इसके इनिशियल मोमेंटम को अगर हम जिक्र करें तो इनिशियल मोमेंटम, तो आप लिखेंगे इनिशियल मोमेंटम ऑफ मैस m1 क्या होगा, m1u1, जैसा कि मैंने इधर लिख दिया। इसी तरह लिखेंगे इनिशियल मोमेंटम ऑफ मैस m2 m2u2, ये हमारे पास। तो इसी तरह अगर हम टोटल मोमेंटम की बात करें, तो पूरे सिस्टम के मोमेंटम की बात करें तो दोनों को हम ऐड करेंगे, तो आप लिखेंगे टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन। तो जी स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये m1u1 प्लस m2u2, ये हमारे पास, इसको हम रखेंगे 3.15, इक्वेशन नंबर 3.15। तो जी स्टूडेंट लिखा हुआ है आगे, आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद, मैस m1 हिट m2 विद सम फोर्स, तो m1 जो है वो m2 को हिट करेगा कुछ फोर्स के साथ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक m2 exert an equal and opposite reaction force on m1, तो न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक m2 जो है वो इसके ऊपर एक रिएक्शन एक्ट करेगा जो कि इक्वल टू फोर्स, जिस फोर्स से इसने हिट किया है, एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। लेट देयर वेलोसिटी बिकम v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली आफ्टर कोलिजन, यानी टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी बन जाती है v1 एंड v2। तो जी स्टूडेंट हम अगर बात करें फाइनल मोमेंटम की, तो जिस तरह हमने इनिशियल मोमेंटम लिखा है इसी तरह आप इसका फाइनल मोमेंटम लिखेंगे, तो आप लिखेंगे फाइनल मोमेंटम ऑफ द मैस m1, फाइनल मोमेंटम ऑफ मैस m1, तो m1 इसकी वेलोसिटी क्या बनी है v1, इसी तरह फाइनल मोमेंटम ऑफ मैस m2, m1 v2, m2 v2। तो जी स्टूडेंट अगर हम टोटल मोमेंटम की बात करें तो इनको हम ऐड करेंगे, टोटल फाइनल मोमेंटम, टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन, आप लिखेंगे m1 v1 प्लस m2 v2, इसको इक्वेशन नंबर हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3.16। तो जी स्टूडेंट ये था हमारा कोलिजन से पहले, टकराने से पहले जो टोटल मोमेंटम था वो हमारे पास m1u1 प्लस m2u2 था, जिसको हमने नाम दिया 3.15 इक्वेशन का। इसी तरह कोलिजन के बाद, टकराने के बाद जब इस सिस्टम का मोमेंटम होगा टोटल, तो इसी तरह हमने इसका अलग अलग फाइंड किया और दोनों को ऐड किया तो हमारे पास टोटल मोमेंटम बन गया। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक जो टोटल इनिशियल मोमेंटम होगा
तो वो होगा हमारे पास फाइनल मोमेंटम के जो भी सिस्टम का होगा। अब टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। तो जी स्टूडेंट हम इसको लिख सकते हैं, इसी फार्मूले को हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड टोटल इनिशियल momentum of the system before collision is equal to, तो आप स्टूडेंट लिख सकते हैं टोटल फाइनल momentum of the system after collision, यानी टकराने से पहले जो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम था टोटल, और टकराने के बाद सिस्टम का टोटल जो फाइनल मोमेंटम था वो दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो आप लिख सकते हैं m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन बनी है। तो इसी तरह इसी को अब एक्सप्लेन करते हुए कह रहा है, इसको और लिख रहा है इक्वेशन नंबर 3.17। Equation 3.17 shows that the momentum of an isolated system before and after collision remain constant, यानी जो सिस्टम है उसका कोलिजन से पहले कोलिजन के बाद सेम होगा, इक्वल होगा। विच इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसी को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज एन इम्पोर्टेंट लॉ। ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ये इम्पोर्टेंट लॉ है एंड हैज वेस्ट एप्लीकेशन, और इसकी एप्लीकेशन बहुत वसी है, बहुत बड़े पैमाने पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जी स्टूडेंट ये थी हमारी एग्जांपल सफेयर वाली। इसी के बाद हम डिस्कस करेंगे गन और बुलेट की एग्जांपल को, कि उसमें भी जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है। तो उस सिस्टम में क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। ये थर्ड इसकी एग्जांपल्स है गन एंड बुलेट। थर्ड हमारे पास एग्जांपल है इसकी, एक सिस्टम है गन एंड बुलेट। जी स्टूडेंट अगर इस सिस्टम को हम डिस्कस करें तो मिसाल के तौर पे हमारे पास एक गन है, गन के अंदर बुलेट डाला हुआ है। जब हम इसको बुलेट को फायर करने से पहले जो हमारे पास गन होगी, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास गन है, ये इसके अंदर बुलेट डाला हुआ है, ये हम क्या करते हैं जी, अब ये हमारे पास गन है। अब ये गन और बुलेट का एक सिस्टम बन रहा है। जब हम फायर करने से पहले देखें तो ये गन और बुलेट दोनों क्या होंगे, रेस्ट में होंगे। गन और बुलेट क्या होंगे, रेस्ट में होंगे। तो इनिशियल मोमेंटम इट मीन इसका क्या होगा, 0 होगा। और इसी तरह अगर हम फायर करते हैं
गन से बुलेट का फायर करते हैं तो ये जो बुलेट है ये कुछ स्पीड के साथ मूव करना शुरू करेगा। तो इसी तरह जब ये मूव करेगा तो जो गन है वो भी पीछे की तरफ एक झटका लेगी, जिसको हम कहते हैं ये गन रिकॉइल होगी, पीछे की तरफ थोड़ा सा मूव करेगी, यानी झटका लेगी। तो इस तरह स्टूडेंट, तो ये जो टोटल मोमेंटम था टकराने से फायर करने से पहले वो 0 था। इस तरह जब फायर किया तो जो बुलेट था वो हमारे पास कुछ वेलोसिटी से मूव किया, और इसी तरह उसी वक्त वो जो गन होगी वो भी रिकॉइल होगी, पीछे की तरफ कुछ वेलोसिटी से मूव करेगी। अब इसी तरह इस एग्जांपल की मजीद एक्सप्लेनेशन के लिए वो एक इक्वेशन भी फाइंड करता है। अब इनिशियल मोमेंटम तो इसका क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरह किस वेलोसिटी से ये गन पीछे की तरफ रिकॉइल होती है वो वेलोसिटी भी फाइंड करता है। फर्ज करते हैं जो बुलेट है वो उसका मैस बुलेट एज कंपेयर टू गन बिल्कुल छोटा है तो उसका मैस भी स्मॉल होगा। तो जो बुलेट है उसका मैस m है, और इसी तरह जो गन है और उसका मैस जो है वो कैपिटल M है, और इसकी वेलोसिटी बुलेट की v है, स्मॉल v है, और जो गन है उसका जो वेलोसिटी है जिससे वो रिकॉइल होती है वो हमारे पास कैपिटल V है। तो जी स्टूडेंट, हम आते हैं बुक की तरफ और इसी एग्जांपल को हम रीड करते हैं। तो लिखा हुआ है कंसीडर अ सिस्टम ऑफ गन एंड अ बुलेट। अगर हम फर्ज करते हैं एक सिस्टम है गन और बुलेट का, बिफोर फायरिंग द गन, गन से फायर करने से पहले, बोथ द गन एंड बुलेट आर एट रेस्ट, तो जो गन है और बुलेट है वो दोनों के दोनों रेस्ट में है। सो द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज 0। तो इस तरह पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम होगा वो हमारे पास 0 होगा। एज द गन इज फायर्ड, जैसे ही गन से फायर किया जाता है, बुलेट शूट्स आउट ऑफ द गन एंड एक्वायर मोमेंटम, तो जो बुलेट है वो गन से निकलता है और उसकी कुछ वो मोमेंटम हासिल कर लेता है। टू कंजर्व मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, तो इस सिस्टम के मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए यानी कायम रखने के लिए, द गन रिकॉइल, तो गन रिकॉइल होगी, इट मीन पीछे को ये बुलेट आगे की तरफ मूव करता है तो जो हमारे पास गन है वो पीछे की तरफ रिकॉइल होगी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक द टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड द बुलेट विल आल्सो बी 0। तो इट मीन फायर करने के बाद जो टोटल मोमेंटम होगा बुलेट का और गन का वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। आफ्टर द गन इज फायर्ड, यानी जब गन से फायर किया जाता है। लेट स्मॉल m बी द मैस ऑफ द बुलेट, फर्ज करते हैं कि बुलेट का मैस स्मॉल m है ऑफ द बुलेट एंड v स्मॉल v बी इट्स वेलोसिटी, तो स्मॉल v इसकी वेलोसिटी है। ऑन फायरिंग द गन, जब गन से फायर किया जाता है। कैपिटल M बी द मैस ऑफ द गन, यानी कैपिटल M क्या है, गन का मैस है। एंड V कैपिटल V बी द वेलोसिटी विद विच इट रिकॉइल, और कैपिटल V क्या होगी, वेलोसिटी होगी जिससे ये गन क्या होगी, पीछे की तरफ रिकॉइल होगी। Thus the total momentum of the system यानी गन एंड बुलेट आफ्टर गन इज फायर्ड विल बी, तो टोटल मोमेंटम क्या होगा हमारे पास, इसका जो मोमेंटम होगा बुलेट का मोमेंटम क्या होगा, स्मॉल m v, ये बुलेट का मोमेंटम है। इसी तरह अगर गन का मोमेंटम हम निकालें, फाइंड करें, तो कैपिटल M कैपिटल V ये हमारे पास मोमेंटम है गन का। तो अगर हम टोटल सिस्टम के मोमेंटम की बात करें तो दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल मोमेंटम होगा आफ्टर फायरिंग, फायर करने के बाद। तो इसी तरह स्टूडेंट लिखेंगे टोटल मोमेंटम ऑफ द गन, टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड बुलेट आफ्टर gun is fired
वो हमारे पास होगी कैपिटल एम वी प्लस स्मॉल एम वी, और इसको रखेंगे हम 3.18 इक्वेशन नंबर। और इसी तरह स्टूडेंट लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक जो टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड बुलेट आफ्टर गन इज फायर्ड, यानी गन से फायर करने के बाद जो टोटल मोमेंटम है वो हमारे पास होगा टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड बुलेट बिफोर गन इज फायर्ड। गन से फायर करने से जो पहले मोमेंटम था वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब गन से फायर करने से पहले जो मोमेंटम था वो 0 है, जैसे कि मैंने पहले बता दिया है, या ऐसे पैराग्राफ में लिख दिया है। अब इसी तरह फायर करने के बाद जो टोटल मोमेंटम है ये है, दोनों को हम इक्वल रखेंगे और वहां से कैपिटल वी की जो वैल्यू हम फाइंड करेंगे वो हमारे पास गन की वेलोसिटी होगी, जिस वेलोसिटी से जो गन है वो रिकॉइल होती है। तो इसी तरह स्टूडेंट आप लिखेंगे टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड बुलेट आफ्टर गन इज फायर्ड इज इक्वल टू total momentum of the gun and bullet before the gun is fired, यानी गन से फायर करने से पहले मोमेंटम 0 था, 0 लिखेंगे, और फायर करने के बाद जो टोटल मोमेंटम है ये हमारे पास इधर लिखेंगे कैपिटल एम वी प्लस एम वी। तो जिस स्टूडेंट कैपिटल अगर वी की हम वैल्यू फाइंड करें तो कैपिटल वी किसके इक्वल होगा इसको हम इधर लाएंगे तो ये माइनस एम वी होगा, और वी इज इक्वल टू माइनस एम और कैपिटल एम पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी। इस इक्वेशन का नाम उसने रखा है 3.19। तो जिस स्टूडेंट इस वेलोसिटी से गन जो है वो रिकॉइल होगी, तो जिस स्टूडेंट इसी की एक्सप्लेनेशन दी हुई नीचे इक्वेशन 3.19 गिव्स द वेलोसिटी v ऑफ द गन, यानी गन की वेलोसिटी देती है। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट, ये जो नेगेटिव साइन है ये हमारे पास इंडिकेट करता है, जाहिर करता है द गन ऑफ द गन इज अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ बुलेट, यानी गन की जो वेलोसिटी है, जब गन मूव करती है वो बुलेट की वेलोसिटी के अपोजिट है। दैट इज द गन इज रिकॉइल, जिस वजह से गन रिकॉइल होती है। सिंस द मैस ऑफ गन इज मच लार्जर देन बुलेट, क्योंकि गन का जो मैस है वो बुलेट से बहुत ज्यादा है, तो इसलिए स्टूडेंट देयरफॉर द रिकॉइल इज मच स्मॉलर देन द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। तो इस तरह जो गन की रिकॉइल है, गन का जो झटका है वो हमेशा बहुत कम होगा एज कंपेयर टू बुलेट, यानी बुलेट के मुकाबले में। तो जी स्टूडेंट ये थी हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसको हमने एयरफील्ड बलून से डिस्कस किया और जिसको हमने इस मोशन ऑफ स्फीयर से डिस्कस किया, और साथ में हमने गन और बुलेट के सिस्टम से इसको एक्सप्लेन किया। तो जी स्टूडेंट जैसा कि आपने पहले डेफिनेशन में पढ़ा है कि इसकी एप्लीकेशन बहुत वसी पैमाने पे है, तो इसी तरह और भी मुख्तलिफ सिस्टम में इसका इस्तेमाल है, ये इसकी एप्लीकेशन है। उसने लास्ट जिक्र किया हुआ है जी रॉकेट्स एंड जेट इंजन। अगर हम इन मशीन्स इनकी बात करें आल्सो वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल, ये जो हमारे पास रॉकेट्स हैं, जेट इंजन हैं, ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के प्रिंसिपल पे ही काम करती हैं। इन दीज मशीन्स, तो इन्हीं मशीन्स में हॉट गैसेस प्रोड्यूस बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल, जो हॉट गैसेस हैं वो प्रोड्यूस की जाती हैं बर्निंग ऑफ फ्यूल, फ्यूल के जलने से। रश आउट विद द लार्ज मोमेंटम, और वो लार्ज मोमेंटम के साथ खारिज होती हैं। द मशीन्स गेन एन इक्वल एंड ऑपोजिट मोमेंटम, तो इस तरह मशीन जो है वो
गेन करती है मोमेंटम को एन इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम, यानी जो गैसेस खारिज होती हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल मोमेंटम गेन करती हैं। दिस एनेबल देम टू मूव विद अ वेरी हाई वेलोसिटी, इसी वजह से वो वेरी हाई स्पीड हाई वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू करती हैं। तो ये था हमारा बच्चे स्टूडेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।